मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आप लोग को रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, अम्ल, भस्म और लवण, ये दोनों चैप्टर क्लियर होने के बाद अब हम आप लोग के बीच में लेकर के आए हैं धातु एवं अधातु। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे ये चैप्टर को हम एक वीडियो में ही पूरा क्लियर करेंगे। ठीक है, ये वीडियो आप लोग को 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा का भी हो सकता है, लेकिन आप लोग ठीक है इस चैप्टर को भी अच्छा से खींचिएगा। पूरा केमिस्ट्री का आधा भाग आपको इसी पर और कार्बन तथा कार्बन के यौगिक चैप्टर, ये जो 2 चैप्टर है उसी पर आधा केमिस्ट्री क्लियर हुआ है। समझ गए? तो ये आपको अम्ल, भस्म और लवण चैप्टर से भी ज़्यादा खतरनाक चैप्टर है। केमिस्ट्री में क्लास 10th के केमिस्ट्री में अगर पूरे बुक की बात किया जाए, साइंस, SST, मैथ, संस्कृत और हिंदी, ये 5 में सबसे साइंस में सबसे खतरनाक चैप्टर आपको केमिस्ट्री ही है। और अगर बात किया जाए SST में, तो SST में सबसे खतरनाक चैप्टर आपको सिविक्स है। ध्यान रखिएगा, ईस्वी सन भी कोई ज़्यादा नहीं है, जैसे आप लोग को क्लास में पढ़ाया गया है हिस्ट्री, अगर आप उसके टॉपिक को अगर अच्छा से देखे होंगे तो आप लोग को याद हो गया होगा। आपको ज्योग्राफी का भी उसमें इतना सुंदर सुंदर टॉपिक है जो अगर आप ध्यान देंगे तो वो भी आपको याद हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में तो दिक्कत होगा ही नहीं, फिजिक्स में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, बायोलॉजी में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत अगर आपको होगा तो इस चैप्टर में आधा पर से, अभी जो धातु अधातु चैप्टर हम शुरू किए हैं यहाँ पर आधा से, यानी धातु और अधातु के भौतिक गुण पर अंतर, ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जहाँ पर धातु और अधातु में रासायनिक गुण के आधार पर अंतर चालू होगा, वहाँ से आप लोग को एकदम फुल कॉन्शस होकर के पढ़ाई करना होगा, तब जाकर के ये चैप्टर आपको कमांड होगा। और आप जानते हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यही आपको बेस बनाता है साइंस की दुनिया में। ठीक है, साइंस की प्लेटफॉर्म पर अगर पहुंचना चाहते हैं तो आपको इस तीनों चैप्टर पर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पर कमांड करना होगा। तो अभी जो हम आप लोग को बतलाने के लिए जा रहे हैं ये तो आपको आसान होगा, अभी तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ऊपर वाला जो एक कॉन्सेप्ट है जो ईजी है, लेकिन जब इसी चैप्टर में आप पहुँचेंगे रासायनिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में अंतर, तो आपको समस्या खड़ा हो जाएगी। समस्या खड़ा हो जाएगी का मतलब ये चीज़ ये नहीं है जो याद नहीं होगा। अगर आप मन से पढ़ेंगे तो सब कुछ याद होता है कि नहीं। एक हिस्ट्री का चैप्टर था, ये मतलब क्वेश्चन था, जो प्रथम विश्व युद्ध क्या है, इसके कारण और परिणाम को लिखें। तो जब हम ये क्वेश्चन का आंसर देने लगे तो 3 पेज, जो आप लोग का कॉपी है ना, इस कॉपी में 3 पेज में आंसर, क्वेश्चन आंसर हुआ। अब 3 पेज में हुआ, पहले तो हम लिखने के समय में मुझे याद था, समझ में था, तो हम लिख दिए। लिखने के बाद देखते हैं तो कहे वाह, 3 पेज हमारे माइंड में सेट था। अगर हम नहीं जानते हैं जो दाब का ऐसा मात्रा क्या होता है, एक ही शब्द में आंसर है, लेकिन मुझे याद नहीं है तो नहीं याद है। इसलिए समझने की कोशिश कीजिए। मैं भी आप लोगों के बीच में कहता हूं, पढ़ाई के समय में सीरियस होकर के पढ़ाई कर लीजिए और हमेशा सीरियस नहीं रहिए, एकदम कूल माइंड रहिए। पढ़ाई प्रेशर कुकर नहीं है जो प्रेशर बना करके पढ़िएगा, वरना प्रेशर कुकर की तरह अगर पढ़ाई कीजिएगा तो जैसे प्रेशर कुकर समय समय सीटी देती है, वैसे ही आपका माइंड सीटी देने लगेगा, सोए रहेंगे या भनभनाते रहेंगे। इसलिए मन से पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, सुंदर से पढ़िए, जितना देर पढ़िए उतना देर मन से पढ़िए, बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इस प्लेटफॉर्म पर आएंगे बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, इस चैप्टर में भी मैं आप लोग को हर एक टॉपिक को हर एक टाइप से क्वेश्चन बना करके मैं लाया हूं। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखिए, ये जो है आपको सामान्य जानकारी, वर्तमान में कुल 118 तत्व हैं। आपको जानकारी है जो कोई किताब में 114, किसी किताब में 111 और किसी में 116 तत्व का दिया है। ठीक है, लेकिन लेटेस्ट में कुल कितने हैं? 118 तत्व हैं, जिनमें 92 तत्व प्रकृति और इसके बाद जो है वह तत्व संश्लेषित हैं। पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। परमाणु की खोज डाल्टन ने 1803 में किया था। ये जो चीज है ये आपको 9वीं में पढ़ने के लिए मिला होगा, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। ठीक है, 9वीं में पढ़े थे, उसके गुण, उसके दोष, उसकी विशेषता, ये सब चीज आपको 9वीं में पढ़ने के लिए मिला था। कहता है परमाणु के 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन कक्षा में घूर्णन करते हैं। प्रोटॉन धनावेशित, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित एवं न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। ये भी आप लोग को जानकारी है। आइए, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने
प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने एवं न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। ये भी आपको क्वेश्चन रहेगा। मैंने अभी क्लास 8 को पढ़ाया है जीके। उस जीके में मिला था जो ये प्रोटॉन की खोज किसने किया था, समझ गए? प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो ये अरब जो है अपना छोटा लड़का, उसको याद था ये चीज, उसको याद था। अरब को एक और क्वेश्चन याद था जिस वजह से कल उसको हम शाबाशी दिए हैं। जो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहां थी? तो पूरे 8 क्लास का बच्चा चुप था, लेकिन ये बतलाया सर कोलकाता। देखिए, जीके या संगति, लड़का तो लॉज में है, लड़का बदमाश भी है, ऐसी बात नहीं है जो नहीं है बदमाश, लेकिन उसकी मम्मी अभी बच्चा जो है सो उसको खुद से बैठ करके गाइडलाइन करते हैं। तो बहुत हद तक जीके चाहे अभी पढ़ाई, क्लास का भी टॉपर है, स्कूल का टॉपर लड़का है वो, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगा। तो यहाँ पर भी आपको ये सब जो देख रहे हैं ये आपको बड़ा वीवीआई टॉपिक है, ये रहेगा आपको। जो इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने एवं न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। कहता नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने 1911 में की थी। तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बना होता है। आइए देखते हैं पदार्थ। ये सब आपका छोटा छोटा टॉपिक है, ये आपके किताब में नहीं है, ठीक है, लेकिन याद करने के लिए इस चैप्टर से रिलेटेड है, इसलिए आप लोग को समझने के लिए दे दिया गया है। जैसे देखिए, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। पदार्थ के 2 भाग होते हैं, ये आप 9वां क्लास के दूसरा चैप्टर में पढ़े होंगे। जो शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं और अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, है ना? शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत तत्व और यौगिक आते हैं, और अशुद्ध पदार्थ कहिए या मिश्रण कहिए, उसके अंतर्गत समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण आते हैं। नहीं, समांगी मिश्रण वह होता है जिसमें पदार्थ अपना गुण खो देते हैं, और विषमांगी मिश्रण वह होता है जिसमें पदार्थ अपना गुण बरकरार रखते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग देते हैं चीनी और पानी का, और इसका एग्जाम्पल देते हैं पानी और बालू का। नहीं, इधर में तत्व एक ही तत्व वह होती है जो एक ही प्रकार के, ठीक है, मतलब तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी रासायनिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। यौगिक, जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम लोग यौगिक कहते हैं। इसमें निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है 2 पदार्थ को। यौगिक में 2 पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। यौगिक में 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है तो मिश्रण का निर्माण होता है। धातु, अधातु और उपधातु। देखिए, तत्व का, यौगिक का, शुद्ध पदार्थ का, अशुद्ध पदार्थ का, समांगी का और विषमांगी का आपको यहाँ पर डिफिनेशन नहीं है, ठीक है। पदार्थ का भी डिफिनेशन है, तो पदार्थ का भी डिफिनेशन आप लोग 9वां में पढ़े थे। जो पदार्थ हुआ होती है जो स्थान घेरती है, दबाव डालती है और जिसे हम अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा छू करके अनुभव करते हैं, क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। पदार्थ के 2 प्रकार हैं, एक शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ। एक ही प्रकार के कणों से जो मिलकर के बने होते हैं वो शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, और जो एक से अनेक प्रकार के कणों से मिलकर के बने होते हैं अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। शुद्ध पदार्थ के 2 भाग हैं, तत्व और यौगिक। तत्व पदार्थ का वह शुद्धतम रूप जिसे किसी भी रासायनिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाता है। और यौगिक, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक का निर्माण होता है। यहाँ पर है मिश्रण, तो समझिए गए अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण, लेकिन मिश्रण का डिफिनेशन समझिए। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है तो मिश्रण का निर्माण होता है। मिश्रण के कितने प्रकार हैं बाबू? 2, एक है समांगी मिश्रण और एक है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वह होती है जिसमें पदार्थों को मिलाने के बाद एक होता है, ठीक है, विलय और एक होता है विलायक। तो पदार्थ, इसमें जब 2 पदार्थों का आपस में मिलाया जाता है तो एक पदार्थ अपना गुण खो देते हैं, ठीक है, इसमें पदार्थ अपना गुण बनाए रखते हैं। इसमें धातु है, अधातु है और उपधातु है। तो धातु, अधातु और उपधातु का अभी तक कोई सटीक परिभाषा नहीं है। हम उसके गुण के आधार पर उसको परिभाषित करते हैं। अगर क्लास के कोई स्टूडेंट कह दिए जो धातु विद्युत का सुचालक होता है, उनका भी सही है। अगर कोई कह दिए धातु को पीटने पर टन टन की आवाज होती है तो उनका भी सही है, ठीक है। अगर कोई कह दिए जो धातु में आघात वर्ण्यता होता है तो उनका भी सही है। अगर कोई स्टूडेंट कहते हैं धातु के बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो उनका भी सही है। लेकिन ये सब क्या है बाबू? उसका गुण है, ये सब उसका गुण है। अब कौन गुण है ये हम लोग आगे की ओर चलेंगे तब पता चलेगा, लेकिन तत्कालीन ये उसके गुण के आधार पर हम डिफिनेशन दे रहे हैं। देखिए आगे आइए, कहता धातु को चालक, सुचालक, अधातु को कुचालक और उपधातु को समान अर्धचालक कहते हैं। आइए अब चालू होता है आपको यहां से चैप्टर, और ये जो चैप्टर चालू होता है बउआ, मैं हर एक टॉपिक को क्वेश्चन बना करके मैं लाया हूं ताकि आपको याद करने में, समझने में सुविधा होगी। जैसे देखिए, धातु किसे कहते हैं?
वह तत्व जो उष्मा तथा विद्युत का चालन करे धातु कहलाता है, जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल इत्यादि। ठीक है, गुण के आधार पर कांटी देखे हैं, कांटी टाइप का जो होता है उस मिश्र धातु एक तरह से समझिए ना। हाँ, एक बात बताइए, खाना अनेक प्रकार का क्यों होते हैं? जिस प्रकार से खाना का सिस्टम है उसी प्रकार से धातु में भी कोई कहाँ से निकाला जाता है, उसकी स्थिति अंदर में, जमीन के अंदर में कहाँ पर है, किस टाइप का है, उसके आधार पर उसकी कीमत और उसकी मजबूती ज्ञात की जाती है। अभी बताइए, सोना 1.5 लाख पार कर गया है। आप सभी आदमी जानते हैं जो सोना का जो रेट था वो हम अपने समय से जानते हैं 30,000 रुपये भरी था। नहीं, 30,000 से 60,000 तक तो एकदम बहुत दिन तक रहा, लेकिन 60,000 से 1.5 लाख आपको 3-4 महीना में हो गया है। नहीं, तो उसकी उत्पादन क्षमता जहां पर है उसका कहीं ना कहीं से कुछ हुआ होगा, इस वजह से उसका मार्केट रेट, शेयर रेट बढ़ा है और बढ़ करके अभी इतना आगे बढ़ गया है। देखिए 10 ग्राम, ठीक है, जो हम अंगूठी और वो जो टूटा था जो बेचे थे हम 44,000 में, अगर वो अभी हम लेने के लिए जाएंगे तो 80,000 में देगा। 80,000 से भी प्लस, 1,44,000 का था उस दिन का रेट था, मतलब 80,000 82,000, अभी 1.5 लाख पार कर गया है। तो समझिए तो 85-86,000 पर जाएगा, रेट इतना बढ़ गया है। समझ गए? चलिए आगे देखिए, समझिए, बउआ हल्ला नहीं करो, समझो। अब है धातु के बाद अधातु। वह तत्व जो उष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करता है, अधातु कहलाता है। कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। याद रखिएगा, क्योंकि जब हम धातु का नाम बोलते हैं तो धातु में आप लोग थोड़ा कंफ्यूजन हो जाते हैं, निकालने लगते हैं उसके गुणवत्ता को, ठीक है, उसकी परमाणु संख्या को, उसके क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, तब आप लोग कहते हैं। ऐसे याद रखिएगा, 3 गो यहाँ पर और 3 गो नीचे में, दोनों दे दिया है, 3 गो धातु का और 3 गो अधातु का। आइए, उपधातु, वैसा तत्व जिसमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उपधातु कहलाते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम और सेनिक। यहाँ भी ये भी 3 गो दिया है। कौन सी? मिश्रातु। अरे मिश्रातु, मिश्रातु हम नहीं सुने हैं, मिश्र धातु सुने हैं। ठीक है, अब आओ आगे, बस करो, अब बस करो, आगे आने दो हमको, बस करो, तुम लोग नहीं बोलो, हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने दो। धातु एवं अधातु के भौतिक गुण, बस यहीं तक आप लोग को अच्छा लगेगा। देखिए पहले धातु के भौतिक गुण, ये कठोर होते हैं, ये चमकीली होते हैं, इसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये विद्युत एवं उष्मा के सुचालक होते हैं। अभी अपवाद पर मत आइएगा, ये सामान्यतः तन्य होते हैं, ये आघात वर्णीयता होते हैं, इससे विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, इसके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, इसका घनत्व उच्च होता है, इसके परमाणु धनायन होते हैं। ये चीज हो गया। अब याद रखने वाली बात जो है वो ये है, कहता है पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अभी हम ऊपर में क्या पढ़े, धातु ठोस होते हैं, लेकिन क्या पारा एक द्रव्य है, याद रखना है। सोडियम और पोटेशियम मुलायम होते हैं, ऊपर में पढ़े हैं कठोर है, तो ये देखिए ये मुलायम होते हैं। द्रव्यनांक और क्वथनांक इसका सबका यानी धातु का उच्च होता है, तो पढ़िए गैलियम और सीजियम के द्रव्यनांक निम्न होते हैं। और याद रखिए महत्वपूर्ण बिंदु, धातु में एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे हम लोग धातुई, ठीक है, ध्वनि कहते हैं। धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धातुई चमक कहते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी को माना जाता है। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखने वाला चीज है। आइए, याद रखने वाला अभी तक पहला चैप्टर में जितने पढ़े हैं, पहला पेज में सब आपको याद रखने वाला है, ठीक है। लेकिन आगे आइए, देखिए कहता है प्रमुख परिभाषा। अब तन्यता किसे कहते हैं? कहता किसी धातु का वह गुण जिसके कारण उसे पीट करके लंबे तार के रूप में खींचा जा सकता है, उसको हम लोग तन्यता कहते हैं। सबसे तन्य धातु सोना है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। 100 ग्राम चांदी से 200 मीटर की तार बनाई जा सकती है। देखिए आपको भारतीय भवन में पढ़ने के लिए भी मिला था ना ये चीज, ठीक है, और आप लोग को याद भी रखना है। यहाँ पर कई स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं। कहता है आघात वर्ण्यता क्या है, सो देखिए प्राय धातु को पीट करके एक चादर के रूप में डाला जा सकता है। धातु के इस गुण को आघात वर्ण्यता कहते हैं। धातुओं के, अब खत्म हो गए बात, अब चालू होते हैं अधातुओं के भौतिक गुण। उसी का ये क्या होगा,
उल्टा। आइए, कहता है अधातुओं के भौतिक गुण, ये सामान्यतः भंगुर होते हैं, ये सामान्यतः मटमैले होते हैं। इसके बाह्यतम कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये विद्युत एवं उष्मा के कुचालक होते हैं। इसे पीटने पर कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। इनके गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। इसका घनत्व भी निम्न होते हैं। इसमें परमाणु ऋणायन होते हैं। बहुआ एक बात याद रखना, क्या वो अंतर है? 10 गो। कम से कम तुम लोग को 4 गो याद रखना है, कम से कम। हाँ बोलो ना सर। कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हाँ, तो वो अगला की स्थिति के अकॉर्डिंग हम आपको ये बात बतलाए हैं। वो अगला को देखता है जो क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये धनायन या उसके अकॉर्डिंग ये ऋणायन हो जाता है। वो अगला को देखता है क्या है, ठीक है, अपवाद है वो। जिसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो अपवाद होते हैं। उसको देखा जाता है जो अगला उसका क्या है। जब उसको अभिक्रिया करवाया जाता है तो अगला को देखता है वो, उसके अकॉर्डिंग धनायन और उसके अकॉर्डिंग वो ऋणायन होता है। बउआ हल्ला नहीं करो। देखो इसका अपवाद क्या है। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। आयोडीन और हीरा अधातु होते हुए भी चमकीले हैं। हीरा अधातु होते हुए भी कठोर हैं। इसकी कुछ बातें और याद रखने वाला है। हीलियम सबसे हल्का एवं यूरेनियम सबसे भारी तत्व है। लिथियम सबसे हल्की धातु एवं ओस्मियम सबसे भारी धातु है। हीलियम सबसे हल्की गैस और रेडॉन सबसे भारी गैस है। ये भी बातें आपको याद रखना है। अब इसको याद रखते हुए आगे आइए। आगे कहता है अक्रिय को ही दूसरा नाम है निष्क्रिय, और उसी का एक और नाम है उत्कृष्ट गैस की संख्या कितनी है? 6 है। ये किसी तत्व से अभिक्रिया नहीं करते हैं। अभिक्रिया नहीं करने वाले का बाह्यतम कक्षा पूरा रहता है। बाह्यतम कक्षा पूरा रहने का मतलब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो 8 रहेंगे, या जिसमें 2 रहते हैं उसमें 2 रहेंगे, जिसमें 18 रहते हैं उसमें 18 रहेंगे, जिसमें 32 रहते हैं उसमें 32 रहेंगे। ठीक है, आप ही लोग मेरे यहाँ आए हैं क्यों? क्योंकि घटा हुआ है कुछ ना कुछ विद्या, इसलिए। तो उसी प्रकार से कोई भी तत्व या कोई भी धातु अभिक्रिया में तब भाग लेते हैं जब उसका बाह्यतम कक्षा में कम हो या उसके बाह्यतम कक्षा में अधिक हो। कोई दिक्कत? आगे आइए। कहता है ट्रिक, ही नी अर्कर जे रन। ही से हीलियम, नी से नियॉन, अर से ऑर्गन, कर से क्रिप्टन, जे से जेनॉन, रन से रेडॉन। ये आपको निष्क्रिय गैस है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 को याद रखिएगा आप लोग। आइए, अब यहां से आपको कंफ्यूजन वाला चालू होता है। ठीक है, यहां से याद रखिएगा। यह है आपको रासायनिक गुण के आधार पर धातु अधातु में अंतर। आइए, सबसे पहले अधातु मतलब धातु के रासायनिक गुण। धातु ऑक्सीजन के साथ संयोग करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। धातु ऑक्साइड बनाते हैं धातु से अभिक्रिया करके। ठीक है, सभी धातु यानी ऑक्सीजन से, सभी धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। ऐसे याद रखिएगा, सभी धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं और ऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्षारीय हो जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन से नहीं, ऑक्साइड से जब अभिक्रिया करते हैं तो क्षारीय हो जाते हैं। कुछ ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके भी क्षार बनाते हैं। इसका समीकरण है, फिर इसका समीकरण है। आगे देखिए, ये तनु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ये सामान्यतः हाइड्रोजन गैस के साथ संयोग नहीं करते हैं। तनु मतलब जानते हैं ना, छोटा उसका। धातु जल के विभिन्न अवस्थाओं से संयोग कर प्रत्येक स्थिति में हाइड्रोजन गैस ही मुक्त करते हैं। 4 गो है, 5वां हो गया। 5 गो में से देखिए, धातु अधातु में भौतिक गुण के आधार पर क्या गो अंतर था? 10 गो। लेकिन इसमें क्या गो मिला आपको? 5 गो। 5 गो में से कम 4 गो है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया तो सब दिन से समझते हैं। मैं आपको जिस दिन चैप्टर चालू किया था, फिर मैं आज चैप्टर चालू किया हूं तो कह रहा हूं, हम लोगों को केवल कल्पना करना है। कल्पना क्या ये जो अभिक्रिया किए हैं कोई आदमी प्रूफ कर सकते हैं क्लास में? संभव है? तब तो लैब की व्यवस्था है। सरकार कह रही है जो हम देंगे, देती भी है, लेकिन वही ढंग से टीचर को जानकारी ही नहीं है जो टीचर उस ढंग से एडजस्टमेंट करेंगे स्कूल में। क्या सब स्कूल में व्यवस्था है, ला करके रखल है, कार्टून में पैक भेल है, चाहे अनबारी में रखा हुआ है, कार्टून के कार्टून, लेकिन उनको अपना खुद जानकारी नहीं है, क्या करेंगे? आइए अब देखिए, एक है उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या है? वैसा ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण के, ठीक है, गुण के होते हैं, उसे हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। वैसा ऑक्साइड या वैसा, ठीक है, वैसा ऑक्साइड जिसमें धातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, सॉरी, अम्ल और क्षार दोनों के गुण पाए जाते हैं। वैसा धातु मतलब वैसा ऑक्साइड जिसमें अम्ल और क्षार यानी भस्म के गुण पाए जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। कौन सी?
और क्षार के बारे में तो सेकंड चैप्टर का ही हो गया। तो आई मैंने होगा कि थर्ड चैप्टर है ये। हो सकता है ना, टॉपिक है वैधर्मी ऑक्साइड है। तो आइए अब एगो और आपको पढ़ना है। ऊपर में कौन चीज पढ़े थे? धातु के गुण, रासायनिक गुण। अब पढ़ना है आपको अधातु के रासायनिक गुण। देखिए अधातु के परमाणु ऋणायन होते हैं। अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाते हैं। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ये जल से अभिक्रिया नहीं करता है। ये सामान्य तनु अम्ल से अभिक्रिया भी नहीं करता है। इसका भी 5 गो है। तो ये दोनों के साथ आइए एगो इसमें 6 गो है। ये हाइड्रोजन के साथ संयोग करके सह संयोजक हाइड्राइड बनाती है। अब है नियम आपको अष्टक। देखिए अष्टक नियम यहां से समझिए। धातु अधातु के गुण भौतिक गुण के आधार पर और रासायनिक गुण के आधार के बाद आपको धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है चैप्टर। देखिए यहां पर से कहता है अष्टक नियम को लिखें। वह नियम जिसके अंतर्गत किसी तत्व के परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर या किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर अस्थायी हो जाते हैं, उसे हम लोग अष्टक नियम कहते हैं। अष्टक नियम का मतलब कि अभिक्रिया में भाग फिर नहीं लेंगे। देखे होंगे, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए आपको बतलाते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल हम आपको बतलाते हैं। NaCl समीकरण अगर हम करवाते हैं तो NaCl होता है। Na + Cl2 जब दोनों को अभिक्रिया करवाते हैं तो NaCl होता है। पहले समझिए Na का मतलब कि सोडियम। सोडियम को अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बैठाते हैं तो 2 8 1, अगर क्लोरीन को बैठाते हैं तो 2 8 7 हो गया। तो आपको जानकारी है जो जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो धातु कहलाते हैं। क्लियर? तो धातु है ये सोडियम। क्लियर? पढ़ो किए हैं। आइए क्लोरीन जिसके बाह्यतम कक्षा में 7 6 या 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो ऋणायन होते हैं और वह अधातु कहलाते हैं। तो ये धातु और ये अधातु दोनों आपस में अभिक्रिया करके, ठीक है, दोनों आपस में अभिक्रिया किए। अब देखिए यहां पर ये क्या है, जो धनायन रहता है वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है और जो ऋणायन रहता है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो यहां पर क्या होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन को देगा तो यहां पर आप 7 की जगह पर क्या हो गया, 8 हो गया। तो ये अस्थाई हो गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं अष्टक नियम। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आओ आगे। कहता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से आप क्या समझते हैं? जब किसी परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन को उसके संकेतों के साथ निरूपण इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाता है। अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जैसे आपको बतलाते हैं, ये भी थोड़ा समझ लीजिए। आपको यहां पर नहीं दिया हुआ है। तो जैसे अगर हम लोग लिखते हैं Na लिखते हैं तो इसका कितना है, 11 है। 11 है तो बाह्यतम कक्षा में क्या गो है, 1 है। तो ये जो 1 है, ये जो बिंदु ऐसे करके दर्शाते हैं, इसी को नाम होता है इलेक्ट्रॉन बिंदु। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बिंदु। आइए संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं या संयोजकता कहते हैं। याद रहेगा, किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन के अतिरिक्त शेष सभी इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। अब है आपको रासायनिक बल किसे कहते हैं। देखिए किसी अणु या यौगिक में परमाणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल रासायनिक बल कहलाते हैं। अब है रासायनिक बंधन। किसी अणु या यौगिक में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखने वाले बंधन को रासायनिक बंधन कहते हैं। ये दोनों तो आपको इंटरनल है यानी अंदर से है, नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन ये रासायनिक बंधन किसे कहते हैं ये आपका VVI क्वेश्चन है। किसी अणु या परमाणु यौगिक में परमाणुओं को एक साथ बांधकर रखने वाले बंधन को रासायनिक बंधन कहते हैं। किसी अणु या यौगिक में 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 परमाणुओं को किसी अणु या यौगिक में परमाणुओं को एक साथ बांधकर रखने वाले बंधन को रासायनिक बंधन कहते हैं। एकदम याद रखिएगा, रासायनिक बंधन के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन। वैद्युत संयोजक बंधन का ही दूसरा नाम है आपको आयनिक बंधन, और एक है सह संयोजक बंधन। सह संयोजक बंधन। अब हम आयनिक बंधन के बारे में जानते हैं। देखिए कहता है परमाणुओं के बीच एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनने वाले बंधन को
ये वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड का बंधन, देखिए सोडियम क्लोराइड का बंधन आपको किताब में, ठीक है, आपके नोट्स में नहीं दिया हुआ है, मैं आपको बतलाता हूं, ठीक है। एक बार इसको समझ लीजिए, इस चीज को समझ लीजिए कैसे, यहां पर जगह है, मैं आपको बतलाता हूं। Na और ये है Cl, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 और यहां पर 1। तो देखिए आपके किताब में, भारतीय भवन के किताब में दोनों को डॉट से ही दर्शाया है, लेकिन हम आप लोग को प्लस वाले को डॉट से और माइनस वाले को क्रॉस से दर्शा दिए हैं। से दर्शाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आदमी चेक करेंगे, जो केमिस्ट्री के जानकार होंगे, ऐसा तो नहीं है जो मूर्ख व्यक्ति केमिस्ट्री का कॉपी चेक करेंगे क्या। और जब ये अगर आप ये चीज बनाएंगे तो उनको समझ नहीं आएगा जो ये क्या बना रहा है। जब अगर आप 7 दिए हुए तो अगला को तो माइंड में आएगा ना, ये क्रॉस नहीं देकर के डॉट दिया हुआ है, बच्चा डॉट ही समझा है। मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए जो ऋणायन को माइनस से, सॉरी क्रॉस से, और धनायन को डॉट से क्लियर कर रहा हूं। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड CO का बनना, सोडियम मोनोऑक्साइड Na2O का बनना, यह बंधन सामान्यतः एक धातु और एक अधातु के बीच है। देखिए ये आपको जो मैं एग्जांपल दिया, ये क्या है, धातु है, और ये आपको क्या है, अधातु है ना, दोनों के बीच का आपको सहसंयोजक है। देखिए सहसंयोजक बंधन जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं, तब इसके बीच बना हुआ रासायनिक बंधन सहसंयोजक बंधन कहलाता है। हाइड्रोजन H2 अणु का बनना एकल, ऑक्सीजन का द्विक और नाइट्रोजन का त्रिक। कैसे, सो देखिए पहले हाइड्रोजन का बतलाते हैं, एक का कैसे। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, 1, और हम जानते हैं या तो बॉन्ड होना चाहिए कितना का, 2 का या 8 का। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर एक अगर इसमें अगर हम दे देते हैं तो ये अपना पूरा लेगा ना, तो एकल बंधन हो गया ना। आइए एकल बंधन के बाद हम लोग समझते हैं द्विक के लिए, यानी ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन का कितना है, 8 है, तो 8 में अगर हम बनाएंगे तो 2 और 6 का बनेगा, तो 6 का बनेगा, तो इसमें क्या गो चाहिए, 2 गो चाहिए ना। तो अगर उसके अकॉर्डिंग तो एकल, द्विक और त्रिक भी समझ में आ गया। तो अगर आपसे पूछा जाए, बउआ, आपसे अगर पूछा जाए जो रासायनिक बंधन किसे कहते हैं, तो कह सकते हैं किसी अणु या अणु के, ठीक है, किसी भी अणु या यौगिक में उपस्थित परमाणुओं को बांधने वाले बंधन को रासायनिक बंधन कहते हैं। रासायनिक बंधन कितने प्रकार के, 2, वैद्युत संयोजक बंधन या सहसंयोजक बंधन, कोई दिक्कत नहीं। वैद्युत संयोजक बंधन में विद्युत के द्वारा कहिए एक तरह से, ठीक है, एक दूसरे को बांध करके रखते हैं, ठीक है। दो परमाणुओं के बीच एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनने वाले बंधन को, ठीक है, वैद्युत संयोजक बंधन कहते हैं या आयनिक बंधन कहते हैं। और सहसंयोजक बंधन में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी करके, आदान प्रदान करके अपना बंधन बनाते हैं, उसे हम लोग सहसंयोजक बंधन कहते हैं। सहसंयोजक बंधन में हाइड्रोजन एकल बंधन का एग्जाम्पल है, द्विक बंधन का ऑक्सीजन और त्रिक बंधन का नाइट्रोजन। आपको ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का, सॉरी ऑक्सीजन का मैं बना करके बतला दिया, जो कैसे 1 और कैसे 2, उसी प्रकार से नाइट्रोजन का भी है। आइए अब हम लोग देखते हैं ये चीज जो सहसंयोजक के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए, 1 मिनट बउआ, सबसे पहले रासायनिक बंधन किसे कहते हैं, तो समझ गए, रासायनिक बंधन वह होती है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के परमाणुओं को, ठीक है, एक साथ बांध कर रखने वाले बंधन को रासायनिक बंधन कहते हैं। रासायनिक बंधन 2 प्रकार के, एक वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन, दूसरा सहसंयोजक बंधन। वैद्युत संयोजक बंधन जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक अपने परमाणुओं को एक साथ बांध करके रखते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वैद्युत संयोजक बंधन, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, ठीक है। इसमें सहसंयोजक बंधन में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करते हैं। इसका मतलब है जो वैद्युत संयोजक, सॉरी कौन सी साझेदारी करता है, नहीं साझेदारी करता है। अब ऑटोमेटिक है, साझेदारी करेगा, 1 का करेगा तो एकल, 2 का करेगा तो 2 और 3 का करेगा तो त्रिक। इसका मतलब है जो ये जो सहसंयोजक बंधन है वह 3 प्रकार के होंगे, है ना, 3 प्रकार के, एकल सहसंयोजक बंधन, द्विक सहसंयोजक बंधन और त्रिक सहसंयोजक। एकल के लिए हाइड्रोजन, द्विक के लिए ऑक्सीजन और त्रिक के लिए नाइट्रोजन। कोई दिक्कत, यहां तक तो आपको याद हो जाना चाहिए, यहां तक केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं। आगे चलिए, कहता है धातु प्रकृति में मुख्यतः 2 अवस्था में पाए जाते हैं, एक मुक्त अवस्था, एक संयुक्त अवस्था। वैसे धातु जिन पर वायुमंडल के अवयव का प्रभाव नहीं पड़ता है मुक्त अवस्था पाए जाते हैं, जिसमें है सोना, चांदी, प्लेटिनम। और यही कारण है सोना, चांदी और ये तीनों, ठीक है, आपको मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। और संयुक्त अवस्था में जो पाए जाते हैं वैसे धातु जिन पर वायुमंडलीय के अवयव का प्रभाव पड़ता है उसे हम लोग
संयुक्त अवस्था कहते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखो, अब जो चालू होगा तुम लोग को खनिज से, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी एक क्वेश्चन है। इससे पहले तुम लोग को ये बतला दें, जो सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, ये इसका याद है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें पहले देखिए, खनिज किसे कहते हैं? पृथ्वी की परत में पाए जाने वाली धातु युक्त ठोस पदार्थ को खनिज कहते हैं, यानी ऐसे कह सकते हैं जमीन के परपटी में पाए जाने वाले ठोस पदार्थों को खनिज कहते हैं। और जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु पाई जाती है और कम खर्च में प्राप्त किया जाता है उसको अयस्क कहते हैं। तो 9वां क्लास में अयस्क का डिफिनेशन है, जिसे कम खर्च में प्राप्त किया जाता है उसको अयस्क कहते हैं, और जो जमीन के परपटी में पाया जाता है उसको हम लोग खनिज कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु पाए जाते हैं तथा जिसे कम खर्च में ही सफलता से धातु प्राप्त किए जा सकते हैं उसे हम लोग अयस्क कहते हैं। अब है, जो सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। इसका मतलब समझिए, सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, अयस्क, क्योंकि ये जो है खनिज में पाए जाते हैं, नहीं किस में पाए जाते हैं? खनिज में, इसलिए ये ठीक है अयस्क जो है वो खनिज हो सकते हैं। लेकिन ये तो जरूरी नहीं है जो खनिज में अयस्क होगा ही, क्या ठोस रूप में ये होता है? वो तो कोई भी रूप में हो सकता है। इसीलिए आइए, धातु कर्म कहता है, अयस्कों से धातु प्राप्त करने की क्रिया को धातु कर्म कहते हैं। धातु कर्म में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख पद कौन कौन है? सो देखिए, अयस्क का सांद्रण, ये सांद्रण है, याद रखिएगा, अयस्क का सांद्रण। ठीक है, एक मिनट, एक है ये अयस्क का सांदलन, सांदलन अयस्क का सांद्रण। उसके बाद है गैंग, किसे कहते हैं? देखिए पहले इसे, अयस्कों के बड़े बड़े टुकड़े को महीन चूर्ण में परिवर्तित करने की क्रिया को अयस्क का सांदलन कहते हैं। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने की क्रिया को अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। अब है गैंग, गैंग मतलब ये गेंद नहीं समझ जाइएगा, गैंग। पृथ्वी की परत से प्राप्त अयस्क में कई प्रकार की अनावश्यक पदार्थ मिश्रित होते हैं, इस मिश्रित पदार्थ को गैंग कहते हैं। निष्पातन किसे कहते हैं? अयस्क को उच्च ताप पर वायु की अनुपस्थिति में उसके द्रवणांक से कम ताप पर गर्म कर धातु उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को निष्पातन कहते हैं। यह विधि कार्बोनेट एवं हाइड्रेट ऑक्साइड अयस्क के लिए ही प्रयुक्त होती है, ये सब के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए। अब जो है कहता है भर्जन किसे कहते हैं? कहता है सल्फाइड अयस्कों को वायु की पर्याप्त मात्रा में तीव्रता से गर्म करके धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। भर्जन, निष्पातन, उसके बाद गैंग, ये सब जो है आपके काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अति लघुत्तरीय प्रश्न का एक टॉपिक है। जैसे कहता है गालक किसे कहते हैं? वह रासायनिक पदार्थ जो निष्पातन या भर्जन के पश्चात बचे और द्रवनशील पदार्थ को द्रवशील में परिवर्तित कर देता है, उस पदार्थ को गालक कहते हैं। उसके बाद है धातुमल, वह डंटा उतारो ऊपर से, कुछ लोगों को मिर्गी का दौरा पड़ रहा है तब तक। हाँ नहीं उतारो सीरियस में। जब गालक और द्रवनशील पदार्थों को द्रवनशील पदार्थ में बदल देता है उसे द्रवनशील पदार्थ को धातुमल कहते हैं। अब है प्रोगलन की, है वहां पर डंटा, कहाँ है? नहीं है डंटा है, ला। क्योंकि जो दबा नहीं कर सकता है वो डंटा कर सकता है। जिस आदमी को देखता होगा मिर्गी आता है, इन्हें दिल का दौरा पड़ता है, उसको समझ गया ना, दबा से नहीं चप्पल सुंघाने से ठीक होता है। सुने हो ना, मतलब तो समझ रहे हो। तो उसी प्रकार से जब दिल का दौरा पड़ेगा, यहाँ पर मिर्गी का जो अंश पड़ रहा है, तो दवा दुकान अभी खुला नहीं है, तो यही देंगे तो इलाज हो जाएगा बढ़िया से। ठीक है, हाँ, अरे तो किसी को बदबूदार है मोजा? अच्छा ठीक। अब देखो आगे, प्रोगलन किसे कहते हैं? धातु ऑक्साइड को कोयले के ताप में गर्म करके धातु प्राप्त करने की क्रिया को प्रोगलन कहते हैं। ठीक है, कुछ प्रमुख धातुओं का अध्ययन इसमें देखना है, जो हम ऐसे करके आपको बतला दें। जो धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, उसमें आपको था तांबा, जस्ता, लोहा, एल्युमिनियम, ये सब पढ़ने के लिए मिला था। आप लोग को पढ़ाए हुए हैं ये चीज ना, तो उसका एक शॉर्ट में यहाँ पर देखिए, कहता है जस्ता, जिसका नाम है जिंक। कहता है इसका संकेत जो होता है वो Zn होता है और परमाणु संख्या 30 होता है। इसमें एक आपको नहीं दिया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको हम इस परमाणु संख्या के आधार पर बैठाना हम बतला दिया है। 1s2 2s2 2p6 3d10, ये वाला बतलाया है। 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 4f14,
वो बतलाए हैं, उस पर आप लोग इसको बैठा लीजिएगा। ठीक है, कहता है इसके जो प्रमुख है वो है जिंक ब्लेड, कैलेमाइन और जिंकाइट। उसके बाद है आपको दूसरा पारा। पारा का दूसरा नाम मरकरी है, इसका संकेत Hg होता है, परमाणु संख्या 80 होता है और इसके एक गो एस का है वो है सिनेबाल। अब है आपको चालू एल्युमिनियम। ठीक है, कहता है इसका संकेत Al है, परमाणु संख्या 13 है और इसके एस्क जो होते हैं वो बॉक्साइड, कोरंडम, क्रायोलाइट। आइए ये आपको शॉर्ट में है, इसका संचारण और कैसे करते हैं और निष्कर्षण कैसे करते हैं आप लोग को भारतीय भवन के किताब से हम लिखवा भी दिए हैं, याद है ना, सब आदमी को लिखवा है ये चीज। हाँ, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। अभी हम शॉर्टकट में आप लोग को बतला दे रहे हैं और वो याद रखिएगा। वैसे पूछता नहीं है एग्जाम में, निष्कर्षण पूछता नहीं है। बच्चा को तो ऑब्जेक्टिव यादे नहीं होता है, बच्चा को तो इतनी लघुत्तरीय प्रश्न यादे नहीं होता है, तो बच्चा को इतने बड़ा बड़ा क्वेश्चन अब देगा। पहले बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया जाता था। अगर आप लोग को अल्जीरिया पर लेख लिखने के लिए अगर कहा जाए तो अल्जीरिया पर लेख भी था 1.5-2 पन्ना का। अब बच्चा लिखेगा? बच्चा को केवल ये कहे जो सिगरेट का निर्माण कैसे हुआ है, तो ये चीज का बतला सकता है। व्हाट्सएप में कैसे हाइड करके स्टेटस लगाया जाता है, फेसबुक पर मेंशन कैसे किया जाता है, इंस्टाग्राम पर मेंशन कैसे किया जाता है, ये चीज का नॉलेज उसको बड़ा बढ़िया से है। ठीक है, और कुछ लोगों को केवल सर्च करने आता है, सर्च करने आता है किसी के आईडी को, तो ये सब चीज का नॉलेज है लोगों को। ठीक है, लेकिन उसको बड़ा बड़ा क्वेश्चन आंसर याद नहीं रहता है। तो अब लोग समझते हैं भी क्वेश्चनों सेट करने वाले आदमी, जो क्वेश्चन कैसे सेट किया जाता है, वो ना घसक लोग को दिल का दौरा पड़ता है तो उसके लिए रखा हुआ है, समझ गए ना। देंगे माथे पर देंगे कि कई बार में कि बस दिमाग ठंडा हो जाएगा। देखिए आगे, आगे देखिए, संचारण किसे कहते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि ये सभी क्रिया कर धातु का खराब हो जाना संचारण कहलाता है। यानी जब कोई भी धातु इतना चीज से अभिक्रिया करके अपने ऊपर एक परत जमा लेते हैं तो उसको हम लोग संचारण कहते हैं। संचारण का यहाँ से तनिया बदल करके, जब धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने ऊपर एक परत जमा लेती है जिससे उसको हानि होने लगती है, उसी हानि को हम लोग संचारण कहते हैं। ठीक है, देखिए लोहे का संचारण या जंग लगना किसे कहते हैं? लोहे का आर्द्र वायु, आयु ने है, वायु है, ये वायु एवं जल के संपर्क में आकर खराब हो जाना लोहे का संचारण या लोहे में जंग लगना है। इसका सबसे अच्छा सटीक यह है, क्योंकि देखिएगा जो आदमी को घर बनता है वो आदमी खरीद करके रात में छड़ लाते हैं, अब अगर भोर में देखते हैं तो उस पर भूरा भूरा कलर का परत जमा रहता है, तो इससे पता चल जाता है जो है इसका संचारण हो रहा है। देखिएगा घर और बनता है तो तुरंत जंगिया जाता है, फिर उसको सरेज कागज से रगड़ करके लोग तब तक एक पेंट कर देते हैं ताकि इसका बचा रहे, सेफ रहे। अब अगर नहीं रंगते हैं तो झड़ जाता है। देखें पीछे जो है गेट ये नहीं था, पहले रंगल नहीं था तो पूरा नीचा से खा गया, तो अब तुरंत सर उसको रंगवाते हैं। ठीक है, रंगने से क्या होता है, वो जो आपका है संचारण रोकने के उपाय है, देख रहे हैं ना, ये वही है। देखिए धातु के संचारण रोकने के उपाय को लिखे। धातु के संचारण को रोकने के लिए निम्न उपाय हो सकते हैं। धातु के सतह पर तेल या ग्रीज का लेप चढ़ा करके, धातुओं द्वारा स्वरक्षा कवच बना करके, रंगाई करके, जस्तीकरण करके, विद्युत लेपन के द्वारा मिश्र धातु में परिवर्तित करके उसको हम लोग ठीक है बना सकते हैं। मिश्र धातु के अंतर्गत आप लोग को बतला देते हैं, स्टेनलेस स्टील का नाम सुना होगा। ठीक है, उसका प्रयोग किया जाता है ना, क्योंकि वो हल्का भी होता है, वो हल्का भी होता है और मजबूत भी होता है और उसमें जंग नहीं लगता है। यही कारण है जो टावर जो देखता है तुम लोग बनते हुए उसी का बनता है। जहाज भी कहता है लोहे को जंग से बचाने के उपाय। तो लोहे को कैसे हम बचा सकते हैं? लोहे की सतह पर तेल या ग्रीज का लेप चढ़ा देंगे। ठीक है, हाँ बतलाते हैं। जब नॉट बोल्ट खरीदने के लिए जाता होगा, जब पन्नी में पैक रहता है तो देखना हाथ में लोगे ना तो लगेगा जब मोबिल लागल है, तेल लागल है, रहता है ना, तो क्या है जंगे लगने से बचाने के लिए। दूसरा रंगाई करके, तो समझ ही रहे हो, ग्रिल वगैरह में रंगाई करके, जस्तीकरण का परत चढ़ा करके, ये एगो है ठीक है ना। ये रिम देखे हो, रिम साइकिल का रिम, वो एल्युमिनियम रहता है क्या? नहीं ना, उस पर परत चढ़ाया रहता है, वही रहता है जस्तीकरण या मिश्र धातु में परिवर्तित करके। ठीक है, अब कहता है क्या गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण किसे कहते हैं? धातु की किसी वस्तु को पिघले हुए जस्ता में डुबा देने से वस्तु के ऊपर जस्ता की एक परत बैठ जाती है, इसे हम जस्तीकरण कहते हैं। ठीक है, एनोडीकरण कहता है एल्युमिनियम धातु को खुली हवा में छोड़ देने पर उसकी सतह पर उसके ऑक्साइड की एक परत बैठ जाती है। इसी परत को के कारण एल्युमिनियम धातु का संचारण आगे रुक जाता है और इसको हम लोग एनोडीकरण कहते हैं। ठीक है, आगे देखो कहता है क्या अमलगम, दो धातुओं का ठोस मिश्रण जिसमें एक धातु पारा हो उसे हम लोग अमलगम कहते हैं। अब मिश्र धातु क्या है? दो मिश्र धातु के नाम,
दो या दो से अधिक धातुओं अथवा एक धातु एवं एक अधातु का समांग मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। जैसे पीतल और कांसा, पीतल भी मिश्र धातु है और कांसा भी मिश्र धातु है। अब कहता है प्रमुख मिश्र धातु नाम है पीतल में कौन चीज, तांबा और जिंक, ब्रॉन्ज में कॉपर और टीन, सोल्डर जो है उसमें टीन और सीसा, सोल्डर जानते हो ना जिससे जो सोल्डिंग किया जाता है, स्टेनलेस स्टील, लोहा निकेल और क्रोमियम, कांसा में तांबा और टीन। अब कहता है सोने के बारे में, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना शुद्ध रूप में अत्यंत मुलायम रहता है जिसके कारण इसे आभूषण नहीं बनाया जा सकता है। आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट लिया जाता है सोना, तो जानते हो ना। तो शुद्ध सोना का आभूषण नहीं तैयार होता है। तो जब सोना में चांदी मिला दिया जाता है तो रेट ज्यादा रहता है, अगर तांबा मिला दिया जाता है तो रेट थोड़ा कम रहता है। क्यों? क्योंकि सोना तनिया तांबा की अपेक्षा ज्यादा रेट का है, ठीक है। लेकिन तांबा मिलाया जो रहता है लाल टाइप का जो रहता है वो उसमें तांबा मिलाया रहता है, होलोग्राम, उसी को कहते हैं हम लोग, ठीक है। नहीं बनाया रहेगा तो हो भी नहीं करेगा आभूषण, ठीक है। कहता है सोना तथा 2 कैरेट तांबा या चांदी मिला करके इसे कड़ा बना दिया जाता है। दिल्ली का लौह स्तंभ है, देखिए यह कुतुब मीनार के निकट स्थित है। इसकी ऊंचाई 8 मीटर एवं इसका वजन 8 किलोमीटर होना चाहिए, पता नहीं 8 मीटर दिले है, 8 मीटर एवं इसका वजन 6000 kg है। यह 2000 वर्ष पुराना होने के कारण भी अभी तक जंग नहीं लगा है, क्योंकि ये क्या है, इसका बनावट पिटवा लोहे से किया गया है। पिटवा लोहा जानते हो, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा, लोहा के 2 प्रकार है ना। तो ढलवा लोहा होता है जो बुंदा लोहा जिसको हम लोग कहते हैं, जिससे जो चापा कल बनता है और चारा कल बनता है उसी का बनता है, वो होता है ढलवा लोहा। अब कुदाल जो बनता है या खुरपी वगैरह जो बनता है ये होता है पिटवा लोहा, खुरपी ये सब होता है पिटवा लोहा का। आगे देखिए, कहता है सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबा करके क्यों रखते हैं। एनसीईआरटी का VVI क्वेश्चन है। अब देखिए आपके क्लास का सबसे VVI क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन इसको कहिए। कहता अधिक क्रियाशील होने के कारण सोडियम धातु वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके जलने लगती है, इसलिए इसको हम कहां डुबा करके रखते हैं, केरोसिन तेल में डुबा करके रखते हैं। आगे देखिए, अब जो है आपको ये चैप्टर एक तरह से समझिए तो क्लियर है, समझ गए। तनिया और देख लीजिए इसका छोटा छोटा क्वेश्चन। कहता है एल्युमिनियम अत्यंत क्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाने बनाने वाले बर्तन के रूप में क्यों नहीं किया जाता है। एल्युमिनियम अभी तो गांव में है ना एल्युमिनियम वाला बर्तन, देख रहे हैं ना, लोग खाना बनाते हैं ना, लेकिन उसमें भोजन जहर रहता है, याद रखिएगा। एल्युमिनियम एक क्रियाशील धातु है, लेकिन यह उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक भी है। इसी उष्मीय चालकता के कारण एल्युमिनियम धातु का उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन के रूप में किया जाता है, लेकिन नहीं करना चाहिए था। ये एक तरह से समझिए, जहर इसमें है, हाँ, लेकिन लोग मानता है। आप देख लीजिए, आप लोग का ये चैप्टर क्लियर हो गया है। अभी आप लोग के नजदीक में ये क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। रुक रुक करके आप लोग को हम बतला देते हैं, सभी आदमी ध्यान दीजिएगा। और ये यहाँ ने हम उतारने देंगे, आप लोग अपना घर पर उतार लीजिएगा, ठीक है। उतार करके उसके बाद कल के क्लास में क्या इसमें नहीं, तो पूरा ऐसे दिखाई दे रहा है ना, पूरा हम दिखा दे रहे हैं। सब आदमी अपना रोक करके इसको उतार करके, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, शॉर्ट में आप लोगों के बीच में लाया गया है, इसको टॉपिक बना करके। हो गया क्लियर। अब आप लोग सभी स्टूडेंट ये चैप्टर को तैयारी करके सुंदर से अच्छा से ढंग से ये क्लास कल वाला क्लास में वो आप लोग को प्रॉब्लम है जो आप कैसे उतारेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, ये आप लोग करेंगे, करके आएंगे। नहीं अगर हुआ तो अंतिम में आप लोग को घसझारा चलेगा क्लास में, ठीक है। फिर मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में।